इस बुलेटिन की करते हैं सबसे पहले बड़ी खबर आपको जयपुर से देंगे, जहां पर देवनारायण योजना के कामकाज को लेकर गुर्जर समाज नाराज नजर आ रहा है। शिक्षा विभाग और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में समन्वय की कमी से अटकी स्कॉलरशिप। सचिवालय में अफसरों के साथ बैठक में समिति की दो टूक। देवनारायण योजना की कमियों को दूर करे सरकार। गुर्जर समाज आंदोलन के लिए होगा मजबूर। संघर्ष समिति के लिए विजय बैंसला, राजेश गुर्जर, भूरा भगत आदि रहे बैठक में मौजूद। पुरानी छात्रवृत्ति का वितरण नए सत्र में तक नहीं होने दे और देवनारायण छात्रावास में व्यवस्थाओं की कमियों को लेकर बैठक में नाराजगी दिखी है। तो जयपुर से आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां पर देवनारायण योजना के कामकाज को लेकर गुर्जर समाज नाराज है और सचिवालय में अफसरों के साथ बैठक में संघर्ष समिति की दो टूक। देवनारायण योजना की कमियों को दूर करे सरकार। गुर्जर समाज आंदोलन के लिए मजबूर होगा। विजय बैंसला, राजेश गुर्जर, भूरा भगत बैठक में रहे मौजूद। व्यवस्थाओं की कमियों को लेकर बैठक में नाराजगी दिखी है। समन्वय की कमी से अटकी है स्कॉलरशिप। समाज में देवनारायण योजना की जितनी भी स्कीम है उनको लेकर समाज में बहुत रोष है। हम कई बार उनको सूचित करते रहते हैं, अधिकारियों को भी सूचित करते रहते हैं। उसके बावजूद भी हमारी योजना में छात्रवृत्ति से लेके एडमिशन से लेके वहाँ की व्यवस्थाओं को, हॉस्टल की व्यवस्थाओं को, हॉस्टल वार्डन जो महिला लगनी है उनकी जगह पुरुष लगा रखे हैं, इसको लेके हमारे समाज में बहुत रोष है। और हमने कई बार इन अधिकारियों को चेताया है, बार बार चेतावनी दी है कि इसकी व्यवस्थाएं सुधारें, लेकिन उसके बावजूद भी कोई व्यवस्थाएं खास तौर पे सुधरी नहीं है। और अगर यही हालात आगे अधिकारियों ने हमारी नहीं सुनी। देखिए क्या है कि पिछले एक साल में देवनारायण योजना सुचारू रूप से चल नहीं रही है, तो इसके लिए हम राका साहब से आज मिलने गए थे अपॉइंटमेंट लेकर के, और सब लोग पहुंचे। मीटिंग खत्म हो गई है और हम बाहर निकले। उसके बाद हम लोग फिर अंबेडकर भवन गए। पूरी देवनारायण योजना की पूरी टीम के साथ हमने मीटिंग करी, बचनेश जी और IAS वगैरह सबसे। आपको मेरे को ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि गुरुकुल योजना में सत्र 6 महीने का निकल चुका है और बच्चों का एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है। ये बच्चे 6ठी क्लास में अपनी जिंदगी कैसे आगे बढ़ाएंगे जब हमने उसको स्कूल में अभी दाखिला ही नहीं दिया है। आधा सत्र चला गया। अगर आज भी दाखिला देंगे तो 4-10 दिन बाद जब मिड टर्म एग्जाम्स होंगे तो कैसे पास करेंगे। डूंगरपुर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। घरेलू गैस सिलेंडर का कमर्शियल उपयोग भारी पड़ा है। रसद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। अलग अलग 12 प्रतिष्ठानों पर छापा मारा है। टीम ने 28 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। कुआं और चिखली कस्बे में कार्रवाई की गई है। तो रसद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। घरेलू गैस सिलेंडर का कमर्शियल उपयोग भारी पड़ा है। अलग अलग 12 प्रतिष्ठानों पर छापा मारा गया है। रसद विभाग की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने 28 घरेलू गैस सिलेंडरों को जब्त किया है। इस दौरान कुआं और चिखली कस्बे में यह कार्रवाई की गई है। खाद्य मंत्री महोदय के निर्देशानुसार पूरे जिले में अवैध LPG घरेलू गैस सिलेंडरों के उपयोग हेतु चलाए जा रहे साप्ताहिक प्रोग्राम के तहत आज प्रवर्तन स्टाफ की टीम द्वारा जो है वो कुआं में 6 फर्मों पर 15 सिलेंडर और चीखली में भी 6 फर्मों पर 13 सिलेंडर, कुल 12 फर्मों पर 28 सिलेंडर जो हैं वो सीज किए गए हैं। और ये प्रकरण बनाकर कल श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे। डीडवाना से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर अनियंत्रित पिकअप पलटा है। सड़क हादसे में 18 लोग घायल हो गए हैं। मिचरी बाईपास के रिंगन चौराहे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। सामने वाहन आने से अनियंत्रित हुई है पिकअप, खाई में पलटी है। पिकअप में सवार 18 लोग इस दौरान घायल हुए हैं। घायलों को निकटवर्ती अस्पताल में प्राथमिक उपचार कर सीकर रेफर किया गया है। तो पिकअप पलटने से बड़ा हादसा देखने को मिल रहा है। डीडवाना से बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। रिंगन चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सामने वाहन आने से अनियंत्रित होने से पिकअप पलटा है और पिकअप में सवार 18 लोग इस दौरान घायल बताए जा रहे हैं। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को सीकर रेफर किया गया है।
रिंगन चौराहा पर यह सड़क हादसा हुआ है और फिलहाल 18 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को सीकर रेफर कर दिया गया है। पिकअप पलटने से यह बड़ा हादसा बताया जा रहा है और इस पिकअप में 18 लोग शामिल थे। 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रिंगन चौराहा पर यह सड़क हादसा हुआ है। फिलहाल सभी घायलों का इस वक्त इलाज चल रहा है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ सिटी थाने में युवक के खुदकुशी मामले में अब जांच शुरू हो गई है। हवालात में खुदकुशी की सूचना पर जिला कलेक्टर और एसीजेएम समेत पुलिस अधिकारी सूरतगढ़ पहुंचे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हत्या के आरोपी ने आखिर क्यों की खुदकुशी? महज 7 मिनट में कैसे की खुदकुशी की तैयारी? हवालात में नरेश की खुदकुशी से उठ रहे सवाल। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ सिटी थाने से गिरफ्तार युवक नरेश उर्फ नरसी कुलड़िया ने देर रात रजाई के कवर से फंदा लगाकर हवालात में ही खुदकुशी कर ली। मृतक नरेश को 4 महीने पहले हुई हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक नरेश को बुधवार को ही गिरफ्तार किया गया और रात को हवालात में बंद किया गया। नरेश रात करीब 1:30 बजे उठा और महज 7 मिनट में ही उसने सर्दी से बचाव के लिए दी गई रजाई के कवर का फंदा बनाकर खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना मिलने पर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू समेत पुलिस के आला अधिकारी सूरतगढ़ पहुंचे। उधर न्यायिक मजिस्ट्रेट एसीजेएम देवेंद्र मीणा ने सिटी थाने में पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिजनों के बयान दर्ज किए। मौके पर साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। सूरतगढ़ सिटी थाने पे दर्ज एक प्रकरण में और नरेश उर्फ जो नरसी है निवासी डीडवाना पुलिस थाना राजेश का था, जो आरोपी था उसमें उसको अरेस्ट किया गया था और रात्रि में उसने हवालात में फंदा बनाकर जो रोशनदान था उससे फांसी लगाना अभी तक सामने आया है, जिसके कारण से उसकी मृत्यु हो गई। श्रीमान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा इस प्रकरण की पूरी की जांच की जाए। दरअसल श्री गंगानगर के सूरतगढ़ पुलिस सर्किल क्षेत्र में अगस्त महीने में अशोक गोदारा की पीट-पीटकर हत्या की गई थी और अशोक गोदारा हत्याकांड में मृतक युवक नरेश उर्फ नरसी कुलड़िया पुलिस से बचने के लिए फरारी काट रहा था। लेकिन हवालात में खुदकुशी से कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर हवालात में उसने खुदकुशी कैसे कर ली और पुलिस को भनक तक नहीं लगी? दूसरा सवाल ये भी कि आखिर उसने खुदकुशी क्यों की? पुलिस कस्टडी में हत्या के आरोपी युवक के द्वारा सुसाइड किए जाने की सूचना पर श्री गंगानगर जिला पुलिस में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर श्री गंगानगर जिला कलेक्टर सहित पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। वहीं हत्या के आरोपी युवक के द्वारा पुलिस कस्टडी में फांसी का फंदा लगाए जाने के मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भी घटनास्थल का मौका मुआयना करते हुए पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। अब देखना यह होगा कि पुलिस कस्टडी में हत्या के आरोपी युवक द्वारा सुसाइड करने के मामले में किसकी जिम्मेदारी निकलकर सामने आती है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, सूरतगढ़, श्री गंगानगर। बीकानेर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर भरभराकर अस्पताल के कमरे की छत गिर गई है। अस्पताल की छत गिरने से हड़कंप मच गया। 1 घंटे बाद ही होना था कमरे में टीकाकरण का कार्यक्रम। गनीमत रही घटना के वक्त कोई अंदर कमरे में मौजूद नहीं था। तस्वीरें आपके सामने हैं। छत की पट्टियां टूटने से वहां पर फर्नीचर दब गया, सामान जो अन्य रखा हुआ था वो सभी दब गया। ग्रामीणों ने कहा शिकायत के बावजूद जीर्ण भवन की किसी ने सुध नहीं ली है। नौरंग देसर गांव के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की ये पूरी घटना है। तो भरभराकर अस्पताल की बिल्डिंग गिरी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। छत गिरने से किस तरीके से सामान जो है वो पूरी तरीके से टूट गया है। ये वही कमरा है जहां पर 1 घंटे बाद टीकाकरण का कार्यक्रम होना था, लेकिन गनीमत रही कि टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो उससे पहले ही छत गिर गई, नहीं तो एक बड़ा हादसा, एक बड़ा नुकसान हो सकता था। कई लोगों की जान तक जा सकती थी। लेकिन समय थोड़ा
1 घंटे का रहा कि छत 1 घंटे पहले गिरी और उसके 1 घंटे बाद ही टीकाकरण का एक कार्यक्रम होना था। नौरंग देसर गांव के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की यह घटना है। कई बार शिकायत की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी मरम्मत का कार्य नहीं किया गया, जिसका नतीजा आज आपके सामने है। रामगढ़ के मंगलेशपुर गांव में पुरानी बस्ती में दलित व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला आया है सामने। घायल व्यक्ति को अलवर जिला अस्पताल से जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घटना 1 दिसंबर की बताई जा रही है। घायल व्यक्ति के बेटे अनिल कुमार ने घटना को लेकर रामगढ़ थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। 5:30 बजे जो है कि हमारे फूफा रहते हैं मंगलेशपुर में, उसके पास कुछ जरूरी काम से जा रहा था। तो जो ये नथीराम है और उसके दोनों पुत्र हैं, वे कुछ रंजिश के कारण वे रास्ते में घर पर था उनका। तो क्या है कि इन्होंने उसे रोक लिया और रोकने के बाद इससे जातिवाचक शब्दों का प्रयोग। जयपुर के जवाहर नगर इलाके में 29 नवंबर को हिस्ट्री शीटर राहुल नंदा के घर के बाहर फायरिंग कर दहशत मचाने वाली गैंग को पुलिस ने काबू कर लिया। इस गैंग में शामिल 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 हार्डकोर बदमाश आदित्य सिंह उर्फ हनी टाइगर और कुलदीप गहलोत उर्फ कालू फरार चल रहे हैं। वारदात जयपुर के हार्डकोर बदमाश मनीष सैनी की गैंग ने आपसी रंजिश और गैंगवार में की थी। डीसीपी पूर्व तेजस्विनी गौतम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी जयपुर के ही रहने वाले हैं। वहीं फरार बदमाश आदित्य सिंह के खिलाफ 7 केस दर्ज हैं। श्यामनगर थाने का हिस्ट्री शीटर है, जबकि कुलदीप गहलोत के खिलाफ 10 केस दर्ज हैं। वो मोती डूंगरी थाने का हिस्ट्री शीटर है। इसके अलावा अकरम उर्फ अक्की मिर्जा पर 8 केस हैं। वो सदर थाने का हिस्ट्री शीटर है। गौतम सिंह शेखावत के खिलाफ 3 और नरेंद्र सिंह के खिलाफ 2 केस दर्ज हैं। आरोपियों को अभी तक इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। राकेश सैनी, कुंदन सिंह, गौतम सिंह शेखावत, अकरम उर्फ अक्की और नरेंद्र सिंह, ये पांचों जो है वो बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं। इनके ऊपर जो बीएनएस की नई धाराएं, जिसमें ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल क्राइम के ऊपर जो गैंग के रूप में काम करते हैं, आर्म्स एक्ट की धाराओं में हमने जो है वो चार्जशीट पेश करेंगे। और इसमें अभी जो 2 आरोपी बचे हुए हैं, उनकी भी तलाश लगातार टीम कर रही है, जिनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। राजसमंद के रेलमगरा से खबर है, चोर गैंग से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपियों ने चोरी की 28 वारदातें कबूल की हैं। पिछले 1 साल से वारदातों को दे रहे थे अंजाम। 10 बाइक, 3 बड़ी एलईडी, 4 गैस सिलेंडर समेत अन्य सामान बरामद किया गया है। करीब 20 लाख रुपए का कीमती सामान बरामद हुआ है। धार्मिक स्थल, दुकान, घर, स्कूल सहित अन्य स्थानों को बनाते थे निशाना। वारदात के समय धारदार हथियार सहित अन्य हथियार भी रखते थे अपने साथ। पिछले दिनों पुलिस ने गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी मुकेश भील, नारायण भील और दिनेश भील से पूछताछ में खुलासा हुआ है। रेलमगरा थाना प्रभारी प्रभु सिंह ने भी इसकी जानकारी दी है। करौली हिंडौन मार्ग को 4 लेन में तब्दील करने की कवायद शुरू हो गई है और इसके तहत सड़क निर्माण के लिए जल्द ही डीपीआर तैयार होगी। राज्य सरकार की ओर से आरएसआरडीसी को कार्यकारी एजेंसी बनाया गया है। आरएसआरडीसी की ओर से निर्माण कार्य की डीपीआर तैयार करने के लिए एक कंसल्टेंसी के नाम टेंडर जारी कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि करौली जिला मुख्यालय से हिंडौन उपखंड मुख्यालय तक की सड़क का निर्माण हुए काफी साल बीत चुके हैं। ऐसे में सड़क अनेक जगह से बदहाल हो चुकी है। वर्तमान में 2 लेन की करौली हिंडौन सिटी सड़क मार्ग पर लगातार वाहनों का दबाव बढ़ रहा है। करीब 25 किलोमीटर के इस सड़क मार्ग की डीपीआर 2 माह में तैयार हो जाएगी। 4 लेन निर्माण कार्य के डीपीआर के प्रस्ताव गए थे, जिसमें सरकार द्वारा 60 लाख की वित्तीय सैद्धांतिक स्वीकृति निविदा आमंत्रित करने हेतु जारी की गई थी, जिसके तहत इसमें जो कार्य किया जाना है डीपीआर का, वो आरएसआरडीसी यूनिट धौलपुर द्वारा किया जाना है। तो उनके द्वारा निविदाएं आमंत्रित कर वित्तीय निविदा खोली गई एवं उसकी निविदा स्वीकृति के लिए उच्च अधिकारियों को भिजवा दिया गया है। जहाँ तक है 15 दिसंबर तक इसकी वित्तीय निविदाएं स्वीकृत कराकर डीपीआर की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।
खबर हनुमानगढ़ से है, जहां चक ज्वाला सिंह वाला रोड के जर्जर होने से नागरिक परेशान है। इस रोड पर पूर्व मंत्री विनोद चौधरी का मकान भी है। इसी रोड पर 6 से अधिक पॉश कॉलोनियां भी हैं, जिसमें हजारों लोग निवास कर रहे हैं। सीवरेज डालने के लिए सीवरेज कंपनी ने इस पूरी रोड को खोद डाला है, जिससे करीब 2 साल से नागरिक परेशान हैं। सड़क में गड्ढों के कारण रोज दुर्घटनाएं हो रही है। नागरिकों के बार बार कहने के बावजूद अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अब इस संबंध में लोगों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है और सड़क बनाने की मांग की है। वार्ड के अंदर जो ज्वाला सिंह वाली रोड है, नालियां है, बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। जिसमें आए दिन बच्चे गिर जाते हैं, बूढ़े वगैरह, और डस्ट वगैरह इतनी उड़ती है कि वहाँ बीमारी भी फैलने का सिस्टम है। और मेरा आदरणीय कलेक्टर साहब से ये निवेदन रहेगा कि इसको जल्द से जल्द काम शुरू करवाए, ताकि आमजन को इसका फायदा हो सके। 2-3-2.5 सालों से ही इसका सड़क का, जब हमें जनप्रतिनिधि या नगर पालिका वगैरह जाते हैं तो हमारे को आश्वासन दिया जाता है और काम नहीं हो रहा है। प्रदेश की टूरिज्म और विरासत को डेवलप करने के उद्देश्य से आमेर, नाहरगढ़ और गेटौर की छतरी का विकास किया जाएगा। केंद्र सरकार इसके लिए 49.31 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के टूरिस्ट पैलेस का इस तरह डेवलप किया जाएगा कि लोगों को रोजगार मिल सके। माना जा रहा है कि करीब 4000 लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने देश भर के 23 राज्यों में पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए 40 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इसके तहत 3295 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आमेर नाहरगढ़ का विकास 49.31 करोड़ की लागत से किया जाएगा। आमेर महल की दीवारों की मरम्मत, एंट्री गेट, पार्किंग समेत अन्य कार्य किए जाएंगे। साथ ही किले को सुंदर और सहेजने पर भी काम होगा। इसके साथ ही 250 करोड़ लागत के 3 प्रोजेक्ट पीपीपी भी आएंगे। गैटोर की छतरी को जोड़ने वाले किलेबंदी पैदल यात्रा मार्ग को सही किया जाएगा। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट, जयपुर में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, राजस्थान में सबसे ज्यादा जयपुर में आते हैं। पूरा अपना जल महल का पूरा जो एरिया है उसको डेवलप करना, उसमें बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं, बहुत सुंदर बना सकते हैं उस एरिया को। प्लस जो आमेर है वो पूरा ही एरिया है, उसमें भी और क्या फैसिलिटीज हो सकती हैं, चाहे साउंड एंड लाइट शो और इम्प्रूव किया जा सकता है। जयपुर से 11 किलोमीटर दूर है आमेर किला। ये वास्तुकला का एक नायाब उदाहरण है और यूनेस्को की ओर से घोषित विश्व धरोहर स्थल है। किले के भीतर के प्रमुख आकर्षणों में मिरर पैलेस, दीवाने आम शामिल हैं। दिल्ली और आगरा के साथ जयपुर स्वर्ण त्रिभुज पर्यटक सर्किट का हिस्सा है। ये महलों, किलों और संस्कृति के लिए फेमस है। जयपुर को गुलाबी शहर के रूप में जाना जाता है। सिटी पैलेस, हवा महल, जंतर मंतर, एल्बर्ट हॉल, जल महल, आमेर, जयगढ़ और नाहरगढ़ किला शहर के शाही अतीत को दर्शाता है। वहीं मानसागर, मावठा, हनुमान सागर, झील पिंक सिटी को विशेष बनाते हैं। पूरा एक डीपीआर बनी है उसकी, और वो जब काम शुरू होगा तो आपको भी दिखाई देगा कि क्या क्या प्रपोज है। और थोड़ा बहुत वॉल सिटी की ओर भी हम लोग उसको ले जाना चाहेंगे। वॉल सिटी के लिए भी 100 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट ने प्रपोज किए हैं इस बजट में, उस पर भी काम कर रहे हैं हम लोग। तो पूरा प्रयास चल रहा है कि कैसे हम लोग ये पूरा जयपुर को भी और सुंदर बनाएं। राज्य के पर्यटन और विरासत की देखरेख के लिए केंद्र सरकार 49.31 रुपए की राशि देंगे, जिससे विश्व विरासत को संवारने में मदद मिलेगी। जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट। टोंक से बड़ी खबर आपको देंगे। समरावता गांव में उपद्रव मामला, गिरफ्तार 42 लोगों की जमानत पर हुई सुनवाई। जिला एवं सेशन न्यायालय में हुई है बहस। जमानत पर कोर्ट कल सुनाएगा फैसला। जिला एवं सेशन न्यायालय में हुई सुनवाई। एडवोकेट सलीम सूरी ने कोर्ट में मौजूद रहे। तो समरावता गांव में उपद्रव का ये पूरा मामला है, जिस पूरे मामले पर 42 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में इन 42 लोगों की जमानत पर सुनवाई हुई है। अभी कोर्ट की तरफ से फैसला नहीं सुनाया गया है। कोर्ट की तरफ से फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। जिला एवं सेशन न्यायालय में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई है और कल जो है जमानत पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी क्योंकि पुलिस ने पूरी रिपोर्ट तैयार नहीं की थी, जिस वजह से सुनवाई नहीं हो पाई थी, और आज फिर इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई। 42 लोगों की जमानत से जुड़ा ये पूरा मामला है और ऐसे में आप देखना होगा कि कोर्ट कल क्या फैसला सुनाता है। क्या इन सभी लोगों को जमानत दी जाती है, क्योंकि 42 लोगों को उस पूरे मामले पर गिरफ्तार किया गया था। समरावता गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर पहले किस तरीके से बवाल की तस्वीरें देखने को मिली थी। पूरे गांव में आगजनी देखने को मिली थी। हाईवे तक गांव के लोग पहुंच आए थे और कई इसमें बाहरी लोग भी बताए गए थे। थप्पड़ से जुड़ा ये पूरा मामला था, जहां पर अब इस पूरे मामले पर सुनवाई जो है वो आज की गई है।
जयपुर में अवैध रूप से रह रहे 11 बांग्लादेशी के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। भांकरोटा थाने इलाके में 20 अक्टूबर को इन बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर इनके ठिकानों की पहचान की गई थी। 24 नवंबर को उन्हें बांग्लादेश में डिपोर्टेशन के बाद अब उनके रैन बसेरे पर पुलिस ने एक्शन लिया है। दरअसल जेडीए की बीएसयूपी योजना के तहत संदिग्ध बांग्लादेशियों को जेडीए की तरफ से भांकरोटा में 2 फ्लैट का आवंटन किया गया था। ये फ्लैट इन बांग्लादेशियों ने खुद को भारतीय नागरिक बताते हुए फर्जी दस्तावेजों की मदद से हासिल किए थे। पुलिस जांच में ये खुलासा होने के बाद भांकरोटा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद भांकरोटा थाना ने प्रभारी ने जेडीए के जोन 11 के उपायुक्त को एक पत्र लिखा, जिसमें फर्जी दस्तावेजों और तथ्यों का हवाला देकर हासिल किए गए जेडीए के फ्लैटों का आवंटन निरस्त करने के लिए कहा गया। और इसके बाद जेडीए ने कार्रवाई करते हुए बांग्लादेशी नागरिकों के दोनों फ्लैट्स को अपने कब्जे में लिया है। ऐसे लोग जो संदिग्ध रूप से भारतीय आइडेंटिटी बनाकर यहाँ निवास कर रहे थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई आरंभ की गई। इसी क्रम में 11 बांग्लादेशियों को भारत से बांग्लादेश डिपोर्ट कराया गया। अनुसंधान के क्रम में बिंदायका एसएचओ द्वारा जेडीए के उपायुक्त जोन 11 को एक पत्र इस आशय से लिखा गया कि इनको जो फ्लैट जयसिंहपुरा में आवंटित हुए थे वो विधि संगत नहीं है, उनका आवंटन निरस्त किए जाने का कष्ट करें। इसी क्रम में आज जेडीए द्वारा तो दोनों ही आवंटन निरस्त कर दिए गए, जिसमें अब ये संदिग्ध लोग वापस पुनः निवास नहीं कर पाए।